दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था। यानी अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालते थे तो उसे भी वो सोना बनाने की काबिलियत रखते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें अपनी ही कंपनी यानी कि एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्होंने कुछ ही समय में 2 सक्सेसफुल कंपनियां बना दी। लेकिन उसके बाद ही एप्पल का बिजनेस बहुत कम होने लगा। तभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि स्टीव जॉब्स की नई कंपनी को खरीद उन्हें पूरे सम्मान के साथ एप्पल में वापस लाया जाए। और ऐसा हुआ भी, उनको वापस एप्पल में लाया गया। अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टीव जॉब्स इतने पॉजिटिव रहा करते थे कि उन्होंने एक कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी थी जिसका कोई इलाज तक नहीं था। और साल 2005 में जब स्टीव जॉब्स को एक यूनिवर्सिटी के सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तब उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। और इसी स्पीच ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने सेमिनार में लोगों से ये अपील की थी कि अगर आपने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड स्पीच नहीं सुनी है तो जाकर उसे सुनिएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि स्टीव जॉब्स ने जो स्पीच दी है वो इंग्लिश में है, इसलिए बहुत लोगों को स्पीच समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड स्पीच का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे शब्द तो स्टीव जॉब्स के रहेंगे लेकिन आवाज़ मेरी रहेगी। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगले 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के समारोह में पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं किसी तरह से 18 महीने बाद तक कॉलेज में जाता रहा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को क्यों छोड़ा। तो वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता युवा और अविवाहिता ग्रेजुएट छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी। लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही एडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था कि मुझे एडॉप्शन के लिए दिया जाना था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की चाहिए। तब आधी रात को मेरे माता पिता जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जो लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं वो दोनों में से कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है। इसलिए मेरी जन्म देने वाली माता ने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे गोद लेने वाले मेरे माता पिता ने मेरी माँ से वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। उन्होंने कई वचन मेरी माँ को दिए, तब जाकर मेरी माँ ने उनकी बात मानी। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 साल बाद आखिरकार मैं कॉलेज में पहुंच गया। लेकिन गलती से मैं एक महंगे कॉलेज के लिए चुन लिया गया और मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और ना ये आइडिया था कि ये कॉलेज किस प्रकार मेरी जिंदगी बनाने में मेरी मदद करेगा। और ऐसी जगह, ऐसे कॉलेज में मैं अपने माता पिता की पूरी जमा पूंजी खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन उस समय ये सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था। लेकिन अब जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। ऐसा इसलिए कि जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया
तो मुझे जिम क्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने ही इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। और ये सब कुछ वाकई में इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाया करता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर के खाना तो खा सकूं। और ये सब करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा की वजह से किया वो बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। चलिए इसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से हाथों से ही कैलीग्राफ किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और उसे बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइम्स बेसिस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। तो उस समय जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था, तब ऐसा कोई विचार मेरे मन में नहीं था कि आखिर मैं इन चीजों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिनेटोज कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मेक में डिजाइन कर दिया और ये खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अब अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता, तो मेक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते, क्योंकि विंडोज ने सिर्फ मेक ही कॉपी की थी। तो कभी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब होता ही नहीं। और अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता, तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते हैं वो होते ही नहीं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते। आप केवल पीछे देखकर ही अलग अलग बिंदु जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना होगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म पर, या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर ही विश्वास रखने से आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे। वो आपको अपनी आवाज सुनने की हिम्मत देगा उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जो लव एंड लॉस पर है। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज से प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। वो जो मैंने अपने माता पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की, और जब मैं ज्यादा नहीं महज 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और तब जाकर वो 2 लोगों से $2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मेकिंग डोज रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कोई अपनी बनाई हुई कंपनी से आखिरकार कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे जैसे एप्पल ग्रो करता गया, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर कर लिया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस आदमी का साथ दिया और आखिरकार 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जो मेरी पूरी की पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था। अब वो खत्म हो चुका था और ये मेरे जीवन में पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। अब मुझे वास्तव में अगले महीने तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपनी पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया। मैं डेविड पेलकट और नॉइसी से मिला और सब कुछ हो जाने पर मैंने उनसे माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने
बैरी छोड़कर जाने का भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए तो मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में कोई कमी नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता हूं ना, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। और मैं ये तब नहीं देख पाया था, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकल जाने से अच्छा मेरे साथ उस समय कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब एक बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले कुछ सालों में मैंने एक कंपनी नेस्ट और दूसरी कंपनी पिक्सल शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अमेजिंग लेडीज से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज टॉय स्टोरी बनाई और इस समय ये वर्ल्ड का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने नेस्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेस्ट द्वारा प्रयोग की गई तकनीक का इस्तेमाल करती है। अब मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरी जिंदगी में ये कुछ भी नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप असल में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हैं, और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। अब मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु यानी कि डेथ। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक कोट्स पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर एक शीशे में देखा है और खुद से एक ही सवाल किया है, यदि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं मिलता तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ तो बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। ये मुझे अपने जीवन में सबसे बड़े निर्णय लेने के लिए ज्यादा मददगार होता है। जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, सफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह करीब 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार इम्पॉसिबल है और अब मेरी जिंदगी सिर्फ 3 से 6 महीने की बची है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं अब घर जाऊं, अपनी सारी चीज व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टरी भाषा में साफ साफ मतलब था कि आप अपने मरने की तैयारी कर लो। इसका मतलब है कि आप कोशिश करिए अपने बच्चों से जो सारी बातें कहना चाहते हैं या उनके लिए जो अगले 10 साल में करते वो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में कर लीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंतों तक एक एंडोस्कोपी डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी वहां मौजूद थी। उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हो गया। मृत्यु के इतने पास मैं कभी नहीं पहुंचा।
और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक ना पहुंचूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस स्पीच से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये स्पीच अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।